सी गेट्स टाइटन सबमर्सिबल की दुखद कहानी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये एक छोटा सबमरीन जहाज़ था जिसे समंदर के नीचे 3800 मीटर टाइटैनिक के मलबे का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन इस सबमरीन और इस पर लगे सिस्टम कैसे काम करते थे, इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे पास बहुत कुछ है। टाइटन के प्रोपेलर से लेके कम्युनिकेशन तक और इसके दिलचस्प सिस्टम के बारे में कुछ ने काम किया, कुछ ने दुखद रूप से काम नहीं किया। और एक ऐसा सबमरीन जिसे पानी के भीतर घुल जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक इलेक्ट्रिक जहाज़ था जो समंदर में संचालित होता है, जहां बहुत सारी ऊर्जा परियोजनाएं अब तैनात की जा रही है। मैंने सोचा कि आपको शायद यह दिलचस्प लगेगा, तो आइए एक क्विक ओवरव्यू के साथ हम स्टार्ट करते हैं। टाइटन सबमर्सिबल को पानी के नीचे 4000 मीटर तक जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। दबाव इतना गहरा था, एक पैर पर खड़े हाथी और फिर उसके ऊपर 226 और हाथी चढ़ने के बराबर। यहाँ दबाव, अंधेरे, ठंड और सतह के साथ संचार में कठिनाइयों के साथ मिलकर गहरे समंदर की खोज को इतना कठिन बना देता है कि पूरे सिस्टम का वजन लगभग 10 टन हो चुका था और इसे मुख्य रूप से समंदर की गहराई में जाने के लिए ही बनाया गया था। कुछ मुख्य भाग में सबसे बड़ा कार्बन फाइबर पतवार था जो जहाज़ का अंतिम विफलता बिंदु था, और दुखद की बात है कि इसमें सवार सभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। टाइटन सबमर्सिबल का पतवार 5 इंच मोटी थी और ये अपने 7वें डाइव पर थी। बार बार उच्च दबाव के संपर्क में आने का मतलब है कार्बन फाइबर का घिसना और उसका कमज़ोर होना। यह एक रोल रोड टैंक है जो वैक्यूम के कारण फट गया। यह बाहर के दबाव के कारण होता है, जो टाइटन के विस्फोट के अंदर के दबाव की तुलना में बहुत अधिक था। संभवतः इससे भी तेज़ विस्फोट हुआ होगा। इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वास्तव में ऐसा होने से रोकने के लिए ही इसे बनाया गया था। इस तरह की विफलताओं को रोकने का पहला तरीका है सबमर्सिबल का एक वर्चुअल मॉडल बनाना और इसकी सीमाओं का परीक्षण करना। हालांकि कार्बन फाइबर को डिज़ाइन करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कंटेंट नहीं है, बहुत सारे पतले रेसे जो आपस में जुड़कर बनाते हैं। इसका मतलब यह भी है कि ऐसे कई कारण हैं जिनसे यह परतों को ज़्यादा खिसकाने या अदर कंडीशंस में ये कमज़ोर हो सकते हैं, और टाइटन की सीमाओं का पूरी तरह से परीक्षण किए बिना इसका इस्तेमाल करना एक विनाशकारी परीक्षण रहा। कैप्सूल का डिज़ाइन खराब है। उच्च दबाव में ये एक दूसरे से अलग हो सकती है। यही वजह है दूसरे डिज़ाइन टाइटन्स पर आने वाली थी। रियल टाइम एक्यूस्टिक मॉनिटरिंग सिस्टम। ओशियन गेट्स के सीईओ रिचर्ड स्टॉक्सन रश के पेटेंट के अनुसार इस भयावह विफलता से पहले कार्बन फाइबर वाटरक्राफ्ट के ऊपर का प्रेशर का पता लगा सकता था। कार्बन फाइबर में वाइब्रेशन की निगरानी के लिए अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन और स्ट्रेन गन जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। ये डेटा को नियमित अंतराल पर जमा किया होगा और इसे स्टोरेज और एनालिसिस के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम में भेजा गया होगा। इस पॉइंट पर इस सिस्टम को हालात का सही आकलन करने में सक्षम होना चाहिए था, जो कि अंदर और बाहर की संरचना और विफलता की स्थिति की भविष्यवाणी करती है। हालांकि इस प्रकार का परीक्षण हमारे लिए एक नया क्षेत्र है और स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। वास्तव में मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने एक रिपोर्ट में कहा था कि उन्हें चिंता है टाइटन के डिज़ाइन को लेकर। परिणाम स्वरूप विनाशकारी और गलत परिणाम हो सकते हैं। न केवल कार्बन फाइबर का उपयोग बल्कि ट्यूबुलर आकार भी, जो समंदर के वजन से दबाव को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी बदतर था। इसके बाद हमारे पास टाइटन की अंतिम कैप और प्लो है, जो टाइटेनियम से बनाई गई थी और जो बहुत ही सुरक्षित है। विंडोज़ को सील करने में 18 बोल्ट का उपयोग किया गया है, जिससे यात्रियों को देखने वाली खिड़की के अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। यह भी कथित तौर पर ऐसी सामग्री से बनाया गया था जिसे टाइटैनिक की गहराई को केवल 1300 मीटर तक जाने के लिए सर्टिफाइड किया गया था।
वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के सहयोग से तीसरा मॉडल आ चुका था, जिस पॉइंट पर डेविड लोलाक्रिज नाम का एक पूर्व कर्मचारी ने चिंता भी व्यक्त की थी। ऊपर के स्केल मॉडल में दबाव परीक्षण के तहत कार्बन फाइबर में खामियों का खुलासा किया था, लेकिन मोटे तौर पर डिज़ाइन किए गए प्लो के अलावा टाइटन सबमर्सिबल वास्तव में कैसे काम करता है, या ये जानें कि ये कहाँ जा रहा था। टाइटन लॉन्च के लिए पहला चरण मुख्य जहाज से डॉकिंग स्टेशन तक पहुंचाना था। यही कारण है कि टाइटन को वास्तव में पनडुब्बी के बजाय सबमर्सिबल कहा जाता है, क्योंकि एक पनडुब्बी सक्षम है अपनी पावर से बंदरगाह छोड़ने और वापस लौटने के लिए, लेकिन टाइटन को डॉकिंग के सहारे पानी में भेजना पड़ता है। डॉकिंग स्टेशन अपने टैंकों को समुद्री पानी से भर देगा, जिससे उसका वजन बढ़ जाएगा और 9 मीटर की गहराई में पानी के नीचे टाइटन डॉक से अलग हो सकता है और नीचे उतरना शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया को फिर उल्टा किया गया। टाइटन को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया ताकि वह तब तक तैरे या डूबे नहीं जब तक कि इलेक्ट्रिक थ्रस्टर एक्टिवेट ना हो जाए। इसमें कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर थे। इसे ऊपर, नीचे, आगे और पीछे घुमाया जा सकता है, या कहें चारों ओर घुमाया जा सकता है। ये इनर स्पेस नाम कंपनी ने डिज़ाइन किया था और इन्हें विशेष रूप से आगे और पीछे दोनों दिशाओं में बहुत कुशलता से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन मोटरों को पावर देने के लिए एक ऑनबोर्ड बैटरी सिस्टम का यूज़ किया गया था। इलेक्ट्रिक कार में भी इन बैटरीज का यूज़ किया जाता है। सबमर्सिबल का मूवमेंट सिस्टम का कंट्रोलर गेम जॉयस्टिक जैसा होना कुछ महत्वपूर्ण मीडिया के जांच के दायरे में आ गया, जिसमें मुख्य फोकस जॉयस्टिक पर है, जो वेसल के डायरेक्शन के लिए उपयोग किया गया है। हालांकि यह सुनने में जितना अजीब लगता है, यह वास्तव में उतना इजी टू यूज़ होने के कारण मिलिट्री यूज़ में भी काफ़ी आम है। जॉयस्टिक का उपयोग वर्तमान में गेम खेलने में, विस्फोट करने में, पनडुब्बी को नियंत्रित करने में, रोबोट चलाने में और कई सारे ऐसे आधुनिक कामों में किया जाता है। टाइटन में टच स्क्रीन डिस्प्ले भी थे, जो मुख्य जहाज़ से भेजे गए बाहरी टेक्स्ट मैसेज से लेकर फुटेज तक दिखाते थे। हालांकि इनमें से कोई भी चीज़ समंदर की गहराई में आसानी से हासिल नहीं की जा सकती है। समंदर की अंधेरी गहराई में कुछ भी कैमरे को रिकॉर्ड करने के लिए हाई सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि टाइटन के पास 40,000 ल्यूमेन की आउटर हेडलाइट थी, जो लगभग कार के हेडलाइट से 40 गुना अधिक है। हालांकि इसमें और भी हाई टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया गया है। टाइटन के कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग दोनों को अल्ट्रा शॉर्ट बेसलाइन एक्यूस्टिक सिस्टम कहा जाता है, जो टीम को सबमरीन का डेटा भेजता है। यहाँ आप मोर्स कोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते संदेश भेजने के लिए। टाइटन सबमर्सिबल को टाइटैनिक के मलबे की ओर डायरेक्शन किया गया था, क्योंकि इसकी अपनी कोई नेविगेशन प्रणाली नहीं है। लेकिन यह सवाल उठता है कि सतह पर जो जहाज़ है उसे कैसे पता चलेगा कि टाइटन सबमर्सिबल कहाँ स्थित है। यहीं पर साउंड पोजीशनिंग सिस्टम आया था। सबसे पहले सतह पर जो जहाज़ है वो ट्रांसड्यूसर से एक ऑडियो भेजेगा, जो टाइटन पर लगे ट्रांसपोर्टर इसे रिसीव करेगा तो रिटर्न में सिग्नल भेजेगा, जो ऊपर सतह पर जहाज़ है उसके द्वारा सिग्नल रिसीव होगा। सतह पर सिग्नल प्राप्त कर जहाज़ यह पता कर सकता है कि टाइटन कितनी दूरी पर है, और जहाज़ पर कई ट्रांसड्यूसर होने से यह भी पता लग सकता है कि साउंड वेव किस दिशा से आ रही है। इन्हें एक साथ जोड़कर यह पता चल जाएगा कि सबमर्सिबल कहाँ स्थित है, और फिर इसे कंट्रोल करने के लिए मैसेज भेजा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक सबमर्सिबल यात्रा की दुखद परिणाम के कारण जहाज़ पर सुरक्षा प्रणाली की कमी है, और हल को डिज़ाइन करते समय जो कोने काटे गए थे उसमें खामियां हो सकती है। फिर भी आइए देखते हैं कि जहाज़ पर कौन सी सुरक्षा प्रणाली थी जो इमरजेंसी होने पर यात्रियों के लिए ज़रूरी था। सबसे पहले, किसी भी हालात में यात्री जीवित रहे, जैसे कि बिजली कटौती पर या कम्युनिकेशन सिस्टम का नुकसान होने पर। ऐसे हालात में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है हमेशा सतह पर लौट आना। अगर कहीं आग लगी हो, इसके लिए आंतरिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि बोर्ड पर एक फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम था और सभी यात्रियों के लिए धुएं का मास्क था। टाइटन को सतह तक पहुंचाने में 7 तरीके की सिस्टम प्रणालियां थी। इनमें इलेक्ट्रिकल थ्रस्टरों का पानी में फूलना,
हवा का गुब्बारा, शीशा का गिरना। हालांकि इनमें से एक प्रणाली डेथ बटन स्विच था। इसका मतलब यह है कि यह तब भी काम करता जब उसमें सवार सभी लोग मारे जाते। डेथ बटन ऐसे सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था जो खारे पानी के संपर्क में आने पर घुल जाता था। इसका मतलब है कि लगभग 10 घंटे पानी में डूबे रहने के बाद मटेरियल सॉल्ट वाटर में पूरी तरह से घुल जाएगी और समरसिबल के नीचे से रेत के थैले निकल जाएंगे, जिससे समरसिबल का वेट कम होने के कारण टाइटन सतह की ओर तैरना शुरू कर देगा। हालांकि अगर टाइटन ऐसा करता तो जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इनमें से एक भी सुरक्षा प्रणाली ने सही तरीके से काम नहीं किया। हल में सांस लेने योग्य हवा की ताज़ा आपूर्ति नहीं हो पाने से ऑक्सीजन ऑनबोर्ड टैंकों द्वारा आपूर्ति की गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड को संभवतः CO2 स्क्रबर द्वारा हटाया जाता था। इसके लिए उन्होंने एक आम विकल्प चुना, सोडियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हवा को सांस लेने योग्य बनाने के लिए रासायनिक प्रक्रिया में CO2 को हटाता है। यह त्रासदी वास्तव में दिखाती है कि एनर्जी से लेकर इनोवेशन तक सभी परियोजनाओं के दौरान महासागर का सम्मान किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि इन सब से आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो और भी साइंस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।